हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको पेडागोजी और कॉन्सेप्ट दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जो आपके स्पेशली सीटेट पेपर 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जय हिंद लिखें, उसके बाद हम फटाफट से सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन जय हिंद लिखें, उसके बाद जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। ठीक है, आते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप बस कंसंट्रेट के साथ देखिए, आपको गारंटेड ये प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने इस टाइप का लिया है, जो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि 1/4 को निरूपित करने का गलत तरीका कौन सा है दोस्तों। ठीक है, हालांकि सभी सही हैं, लेकिन गलत तरीका आपको बताना है कि कौन सा एकदम से गलत तरीका है, यह आपको बताना है। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, कौन सा गलत तरीका है। जी हाँ, तो आप इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो सभी सही हैं, हम सभी तरीके से कर सकते हैं, एकदम से सही है। पता नहीं क्या क्या आप सोच लोगे। ठीक है, पर ध्यान रखिए, अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो ये वाला आपकी, अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला देखिए, इसमें जो है चारों वर्ग क्या हैं, ये वर्ग है ना, तो चारों वर्ग क्या है, बराबर है। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें भी लाइनें बराबर हैं, इसमें भी बराबर हैं, इसमें भी बराबर, ये चारों बराबर हैं। इसी तरीके से ये वाले भी आप देख रहे होंगे बराबर हैं। लेकिन क्या मैं यदि आपसे कहता हूँ कि ये वाला बताएं कि क्या ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, नहीं है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए आपका ये वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है गलत तरीका आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत बताना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्या हो सकता है, बताएं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, नहीं पता है तो ध्यान रखिए दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर भी नहीं होता। आगमन विधि का जो सिद्धांत है, गणित शिक्षण की बात की जा रही है, ये होता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस प्रश्न को याद रखिए दोस्तों बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, इसको गलत नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सजल ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो बताएं यह धनराशि कितनी है दोस्तों। जी हाँ, बताएं कितनी धनराशि है यह, बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। 11,1111। इस प्रश्न को आप गलत करेंगे 100% दोस्तों, गलत कर सकते हैं। कुछ भाई बहन सही करेंगे, लेकिन कुछ गलत करेंगे। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि आप लोग गलत करेंगे। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% आपका यही सही होगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो कैसे हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आया, ऊपर से उतर गया, पता नहीं आपने क्या बता दिया, कैसे हो गया। तो ध्यान रखिए, उसने क्या कहा सेजल ने अपनी माँ से कि उसकी गुल्लक में, पहली चीज क्या बोली इसने, 11,000, फिर क्या बोला 1,100, और क्या बोला, या और क्या बोला, और उसने बोला 11। तो दोस्तों जब हम इनको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 12,111, एकदम से सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि सर ये तो गलत हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं है दोस्तों, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आगे वाले क्वेश्चंस देखिए, और नेक्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम हो तो एग्जाम में आपका गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है 6, 9, 12 का न्यूनतम सार्वगुणज, न्यूनतम सार्वगुणज। ठीक है, -4, 6, 8 का न्यूनतम सार्वगुणज
किसके बराबर है दोस्तों, यह आपको बताना है। ये छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं। तो देखिए, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो अगर आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आपको मात्र 30 सेकंड दिए जाते हैं, आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए मैं इस प्रश्न के लिए आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी चीज समझना है आपको। 6, 9 और 12 इन माइनस, ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। और माइनस आपका 4, 6 और 8, इतनी चीज़ तो आप जानते ही हो, ठीक है, इतना तो समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और इनका एलसीएम निकालना है। सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे 6, 9 और 12 का, तो आपका आ जाएगा 36, ठीक है। और अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 4, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका 24, ठीक है। बस माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे, आंसर क्या बचेगा आपका 12 आंसर बचेगा। यही आपका एकदम से राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सोचा एक प्रश्न लेना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास एक छोटी सी भी कमजोरी बचे जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाएँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपका स्कोर 105 प्लस, ठीक है, जो मुझे हर हाल में अचीव कराना है, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। 3/5 में 1/10 कितने हैं दोस्तों? कंफ्यूजन भरा सवाल है, कंफ्यूजन भरा सवाल है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि 3/5 में 1/10 कितने हैं दोस्तों? जी हाँ, जी हाँ, अगर आपने पहले कभी इस प्रकार के प्रश्न किए होंगे तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर इसको रफ करते हैं पहले। जी हाँ, ये देखिए 3/5, और जब कितने हैं तो इसमें पूछा है 3/5 में, इसका मतलब क्या है, डिवाइड का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, आप सभी लोग समझते हैं। इसके लिए बराबर में क्या कर सकते हैं हम, इसको जब हम चेंज करते हैं, आपको पता है कि जब हम डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोस्तों, यानी कि उल्टा कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाद वाली संख्या होती है उनके बीच में मल्टीप्लाई लगाकर उसको उल्टा कर देते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 3 धाइयाँ 30, ठीक है, और आपका 5 एकम 5, ऊपर आपका 30 है ये, ठीक है, तो 30 और नीचे है आपका 5। तो बताइए दोस्तों 30 और 5 कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6 आंसर आ जाएगा, यानी 5 छक 30, काट दोगे इसको, 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम से सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कर दिए, एकदम से बढ़िया तरीके से आपको कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बताएं, संख्या 71,777 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? जी हाँ, बताएं दोस्तों, ये प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए रखा हुआ है, तो आप इसका आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। या बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम से ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए यदि आपको ना ध्यान रहे तो, ठीक है। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। बताएं क्या ऐसा होता है, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों। जी हाँ, अगला है, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। अगला है, इसके षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। और अगला है, इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। हालांकि आप सभी लोग, कुछ भाई बहन गलत भी कर सकते हैं और कुछ सही भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन नहीं, थोड़ा
पढ़िए प्रश्न के लिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं जब तक प्रश्न समझ में ना आए तब तक ऑप्शन टिक मत लगाइए। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, जो षटभुजाकार पिरामिड होता है उसमें एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी हाँ। इस प्रश्न को बताएं, इस प्रश्न को बताएं दोस्तों, स्लाइड को और छोटा करना पड़ेगा। जी हाँ, अब बताएं दोस्तों, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। अगला है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। या फिर लास्ट है आपका आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। बताएं दोस्तों, कक्षा 5 के विद्यार्थी को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल से की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, आप सभी लोग एक चीज़ तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बच्चे को हमेशा बाहरी जीवन से, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसकी डेली यूज वाली चीज़ों से, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चे को क्या करना है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापकर बताएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे में क्षेत्रफल की संकल्पना विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, और आपको आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करिए, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप सभी लोग। जी हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे मैंने हमेशा कहा है कि जहां आपको केवल दिखेगा तुरंत काट दीजिए, उसको एक सेकंड भी मत लगाइए। इसमें भी केवल है, इसको भी काट दीजिए, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके फिनिश हो चुके, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि, बिल्कुल गतिविधि के माध्यम से सिखाना चाहिए बच्चे को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएं कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, क्या ये हो सकता है। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। अगला है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। और नेक्स्ट है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, मीटर नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है। आपको मिलते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। जी हाँ, बताएं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, कुछ लोग कमेंट ही नहीं करते। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, बताएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखिए कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्या करना है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कक्षा 1 के विद्यार्थी, कक्षा 1 की बात की, अरे कितना बड़ा होगा यार, कक्षा 1 का बच्चा कितना बड़ा होगा, जरा सा छोटा सा। यानी कि नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर मीटर नहीं जानता, वो जानता ही नहीं मीटर कितना बड़ा होता है, सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, इन सबको नहीं जानता। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, एक दूसरे से संबंध रिलेट करना ही नहीं जानता। सेंटीमीटर वाला रूलर, अरे अभी बता दिया कि सेंटीमीटर मीटर नहीं जानता वो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर,
फुट्टा, मीटर नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दैनिक जीवन में यूज की जाती हैं और उनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन भी आपका आता है तो इसको भी आप गलत ना करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कई प्रकार से आ सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए, जी हाँ, उत्तर की बात की जाए तो उत्तर क्या होगा कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो पहले वाले 2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहो 2000। पहले वाले का 2 का आपका जो स्थानीय मान होगा वो 2000 होगा, और दूसरे वाले का कितना होगा, तो आप कहोगे 20 होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए, और इस प्रकार से आप इनको योग का मतलब क्या है, जोड़ना, तो आपका कितना हो जाएगा 2020। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन कई प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक फेस वैल्यू से प्रश्न आ सकता है। फेस वैल्यू मतलब जो दिखता है वही आपका फेस वैल्यू होता है। मान लीजिए इसमें 2 का पूछा गया तो 2 ही आपका फेस वैल्यू होता अगर फेस वैल्यू पूछा जाता तो। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कई प्रकार से आ सकते हैं। पूछा जा सकता है इनका अंतर बताइए, तो अंतर बताया जाता तो यहाँ पर क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करने के लिए भी आ सकता है तो मल्टीप्लाई कर देते। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आप उस प्रकार से प्रश्न के लिए तैयार रहें दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। सेम वैसा प्रश्न है जैसा मैंने आपके लिए करा दिया है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणे 10 गुणा 15 का न्यूनतम सार्वगुणज किसके बराबर है दोस्तों, आपको बताना है। इससे पहले मैंने आपके लिए जो प्रश्न कराया था उसमें माइनस का चिन्ह था, लेकिन इसमें आपका मल्टीप्लाई का साइन है, तो बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, प्रोसेस तो वही रहेगा ना, आप लोग बस करने का जो तरीका है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो 12 गुणा 16 बराबर, सॉरी बराबर नहीं लिखेंगे इसके लिए, जी हाँ, 12 और 16, 12 और 16, अब गुणे में आपका क्या है, तो आपका 10 और कितना है 15। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 12 16 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48। कितना आएगा, 48 होगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही, एकदम से 30 हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं 1440 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से दोस्तों सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपने इस प्रकार के प्रश्न बहुत देखे होंगे, आपको इसीलिए मैं पेडागोजी और कॉन्सेप्ट दोनों प्रकार के प्रश्न साथ साथ कराता चल रहा हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गुणनफल 140 बराबर 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा सवाल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, यहां पे बताना है गुणनफल 140 बराबर क्या है, 140 बराबर क्या है, तो आप कहोगे 101 में क्या जोड़ा जाए कि आपका जो योगफल हो वो क्या प्राप्त हो जाए, ये वाला। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज, जो बोलेगा बस वही लिखते जाना है। 140 बोला, लिख दिया। ठीक है, अब गुणे 101। ठीक है, और क्या जोड़ा जाए दोस्तों, तो जोड़ा क्या जाए, मान लीजिए x जोड़ा जाए। ठीक है, x जोड़ा जाए, और बराबर में आपका कितना है, तो है आपका ये 14414, 14414 आपका बराबर में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर इधर क्या है, तो 1440 बराबर में दिया हुआ था 14414, सॉरी 14414 आपका दिया हुआ था। और आपका 140 की जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, 14140 आ जाएगा, गुणा 14140 आ जाएगा आपका। ठीक है, जब ये आ गया, जब हम इसका सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, जी माइनस होगा, क्योंकि दोस्तों पूछा है क्या जोड़ा जाए। तो जहां पर जोड़ा जाएगा तो x मान लीजिए जोड़ा गया, तो यहां पर तो घटाकर ही तो पता लगेगा, सिंपल सी चीज है। तो बस यहां पर कितना बचेगा, आप माइनस कर लीजिए, तो आपका बचना चाहिए यहां पर, जी हाँ,
274 बिल्कुल सही है कि 274 आपका आंसर हो जाएगा। दिया है इसमें, जी हाँ, बी नंबर पर आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़िए कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं दोस्तों, कैसी हैं ये आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन देखकर, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप आंसर देंगे, ठीक है। जी हाँ, आप बताएं। कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, या फिर जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। लास्ट है आपका कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रश्न एक ही बार में लगा देता हूँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आप बताएं कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वो क्या है, आपको बताना है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। या सभी भाई बहन कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर वो किसमें कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चा क्या है, संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों को भी नहीं समझ रहा है, घड़ी के दो कांटों को भी नहीं समझ रहा है और विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, शब्दों को भी नहीं समझ पा रहा है, सीधी सी बात है। देख भी नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि वो चाक्षुष है, मतलब घड़ी को भी तो नहीं समझ पा रहा है कि घड़ी में छोटी सुई कौन सी है, बड़ी सुई कौन सी है, ये भी नहीं समझ पा रहा है। यानी कि चाक्षुष, देखने में प्रॉब्लम है उसको, शायद हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। और आपका कार्यकारी स्मृति, ये भी एकदम से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और आप सभी लोग जानते हैं श्री गुरु एकेडमी आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है आपकी तैयारी के लिए।